हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल एडू मस्ट पर। और यहाँ पर हम करते हैं मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर की तैयारी। और इसी सीरीज़ में हमारा राइटर रहेगा आज का, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जेन ऑस्टन के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आज उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट जो हमारे सीरीज़ होगी उसके क्वेश्चंस होंगी। अभी तक हमने जितने भी राइटर किए हैं उनके क्वेश्चंस भी आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप उनको जाके विजिट भी कर सकते हो। लिंग्विस्टिक का पूरा सेशन, इंडियन राइटर्स का सेशन भी वहाँ पे बना हुआ है, जो कि वो अपडेटेड करना है, लेकिन लिंग्विस्टिक का अपडेटेड जो है कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आप उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। साइमल्टेनियसली इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्ज़ाम्स लाइक यूजीसी एंड जितने भी आप एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, जेके पीसीएस हो गया चाहे तो जितने भी एग्ज़ाम में जेन ऑस्टन आता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपको जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है वहाँ पर भी आपको जेन ऑस्टन से बहुत से जो हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट में, या फिर आपको अगर आप सीबीएसई बोर्ड हैं तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी की जाती है। टीचर बनने का सपना है अगर आपका, तो आप इस सीरीज़ के साथ में जुड़कर साकार कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जेन ऑस्टन वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट जो आप बोल सकते हो नॉवलिस्ट। मतलब अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आप जेन ऑस्टन को नहीं जानते हैं तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लाइक दैट। तो लिटरेचर में इनका योगदान जो है वो आप बोल सकते हो कि कमेंडेबल है। बहुत ही इन्होंने बिल्कुल थोड़े से नॉवेल्स लिखे हैं बेशक, लेकिन उनकी जो आप गहराइयाँ देखेंगे उस टाइम को जो रिप्रेजेंट ये कर रही हैं, तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल द लेडीज़ वी कैन से। स्टार्ट करते हैं। जेन ऑस्टन के लाइफ वर्क्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, विद ईयर विद कैरेक्टर पढ़ेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ में बताती चलूँगी, आप वो देखते जाइएगा। एक्सप्लोरिंग द ब्रिलियंट माइंड बिहाइंड लिटरेचर्स मोस्ट बिलीवेड रोमांटिक हीरोइंस and the witty social commentary that continues to captivate readers centuries later. तो yes, she is of romantic era, दो इन्होंने रोमांटिक जो लीनियस थी उसको फॉलो एज सच नहीं किया, लेकिन ये फॉल करती हैं रोमांटिक एरा में। इनकी जो हीरोइंस आप देखोगे ना तो बहुत ही मतलब विटी जो हैं इनकी हीरोइंस रही हैं, और सोशल कमेंट्री उनके थ्रू इन्होंने कोशिश की है यहाँ पर करने की। सो हु वॉज जेन ऑस्टन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है। और इनका टाइम पीरियड है 1775 से लेकर के हैम्पशायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। और क्वाइट कंट्री लाइफ दैट बिलीव्ड हर रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। तो इनका लिटरेचर पे जो इम्पैक्ट है दैट इज़ रेवोल्यूशनरी। द डॉटर ऑफ अ रेक्टर, शी बिगेन राइटिंग एज अ टीनेजर एंड पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल एट द एज ऑफ 36। तो 36 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला नॉवेल जो है पब्लिश किया। डिस्पाइट हर रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ, शी डाइड एट 41। और बहुत ही कम इनकी उम्र रही है, 41 ईयर की जो उम्र थी उसमें ही इनका देहांत हो जाता है। सो आप देख रहे हो इतना छोटा टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, एंड राइटिंग आप इनकी देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ ये मतलब आप इनके जो नॉवेल्स देख रहे हैं तो ऐसा इनकी जब हम इनके जो बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इनका एक्सपोजर जो है लाइफ में बाहर इतना नहीं था, लेकिन फिर भी ये इतने अच्छे वर्क्स लिख पाई। तो सबके लिए प्रेरणा है ये, सभी लेडीज़ के लिए जो ये बोलते हैं कि हमको बाहर निकलने को नहीं मिलता, हम क्या कर सकते हैं। तो घर पे बैठकर भी आप कितना कुछ कर सकते हैं, यहाँ से आपको इंस्पिरेशन देखने को मिल जाएगी। ऑस्टन क्राफ्टेड 6 कंप्लीट नॉवल। अब आपको इन 6 नॉवल को रट्टा मारना है। मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा तो देखिए, जब मैंने चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दिया था तब यहाँ से क्वेश्चन जो है जेन ऑस्टन से आपको जो थे आने थे, तो वहाँ पर लाइन आई थी जो चंडीगढ़ का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको बाकायदा से क्वेश्चन आया था कि
इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट एवरी वुमेन इज़ इन वांट ऑफ लाइक दैट। सो वो था आपका प्राइड एंड प्रिजुडाइज का ओपनिंग लाइन, वहाँ से क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हो, तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, आप बिल्कुल बेफजूल का सब कुछ पढ़ के चले जाओगे तो आपको लेकिन पेपर में वहाँ से ट्रिक नहीं करेगा। पेपर में पास होने के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कवर करना चाहिए, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जो है प्रोवाइड की जा रही है, पूरी जो है वर्क्स। ठीक है, और तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएं। सो 6 इनके कंप्लीट नॉवेल हैं, इनको मैं याद करने की ट्रिक भी आपको अभी बताऊंगी। दैट वुड डिफाइन द रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा। यस, इनके ऐसा नहीं था इनके वर्क्स में आपको बहुत ही ट्रेजेडी देखने को मिल रही है, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही लाइट मोड में इन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा है, एंड इस्टेब्लिश हर एज वन ऑफ द इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स। सो जन्म इनका आपको पता ही चल गया, रट्टा मारना है जन्म का, तो देखिए आपको जन्म, नेशनैलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। 1775 में हैम्पशायर में इनका जो है जन्म होता है, और पब्लिश्ड वर्क्स 6 कंप्लीट नॉवेल्स हैं, और रोमांटिक जो है इनका आपको ये तो पता ही है। नेक्स्ट, द वर्ड ऑफ रीजेंसी इंग्लैंड। ठीक है, तो सोशल हायरार्की मतलब कि rigid class distinction defined every aspect of life. The landed gentry like Mr. Darcy possessed both wealth and status, while the emerging merchant class challenged traditional boundaries. अब देखिए यहाँ पर ये मिस्टर डार्सी जो कैरेक्टर है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज का जो है ये एक कैरेक्टर है, वो बहुत ही रिच है, उसका वेल जो है सेटल्ड है, स्टेटस है उसका लाइफ में, तो ये सोशल की हायरार्की को वहाँ पे दिखा रही हैं। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें जो हमारे पास मेन कैरेक्टर है यहाँ पर, है ना, तो वो उतने रिच नहीं हैं, और उनकी मिस्टर बेनेट जो फैमिली है, बेनेट फैमिली, वो अच्छे अच्छे ग्रूम्स ढूंढ रहे हैं। यानी कि हर एक जो आज भी चलिए चलता है कि लड़की जो है वो लड़की वाले अपने जो ग्रूम देखते हैं वो हायर स्टैंडर्ड के, हायर स्टेटस के देखते हैं। ठीक है, सब यही चाहते हैं। तो यहाँ पर वो एक जो हायरार्की चलती थी इनके नॉवेल्स में आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है वुमेन्स लिमिटेड राइट्स। यस, उस टाइम पे देखिए जेन ऑस्टन ने जितने भी अपने नॉवेल्स जो हैं पब्लिश किए, तो आप उनका जो पहला नॉवेल रहेगा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वो देखोगे उन्होंने बाय अ लेडी ऐसे करके उन्होंने अपना जो है उसका ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल रिमेंबर लिख सकते हो। आप इसको नोट्स बनाने भी आपको मैंने सिखाए हुए हैं स्टार्टिंग से, अगर आप मेरी वीडियोस देखने स्टार्ट करेंगे जो 2025 की जो स्टार्टिंग सीरीज़ है तो आपको पता चल जाएगा। तो बाय अ लेडी करके इन्होंने अपना उस राइटर में उसका नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उस टाइम पर लेडीज़ को इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना शायद इनको लगा कि अगर ये अपने ही नाम से उस जो है पब्लिश कर देंगे तो शायद लोग उनको उतना नहीं पढ़ेंगे, उतना नहीं उसको तवज्जो दी जाएगी। सो दैट इज़ वाई शी रोट द नॉवेल्स बाय द नेम बाय अ लेडी। और इसी तरह से जब इन्होंने सेकेंड नॉवेल जो अपना पब्लिश किया दैट इज़ प्राइड एंड प्रेजुडाइज, उसमें इन्होंने उसको क्या नाम दिया, राइटर को नाम दिया कि बाय द राइटर ऑफ द सेंस एंड सेंसिबिलिटी, यानी कि जिसने सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा है उन्होंने ही लिखा है ये। तो ये आपको टाइटल्स याद रखने हैं कि कहाँ पर इन्होंने क्या नाम दिया है अपने नॉवेल्स को। नेक्स्ट, सोशल कस्टम। अभी सोशल कस्टम क्या है? ये इलेबोरेट रोल गवर्न कोर्टशिप फ्रॉम फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू सैम्पर्ड विजिट्स, डांसिंग, लेटर राइटिंग एंड ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताने जा रही हूँ कि जो जेन ऑस्टन है उनके नॉवेल्स में आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है रिचर्डसन का, ठीक है, जिन्होंने पैमेला लिखा है। तो क्योंकि वो आपको पता है कि ही इज़ द फादर ऑफ द एपिस्टोलरी नॉवल, लेटर्स के फॉर्म में जो लिखा जाता है नॉवल दैट इज़ एपिस्टोलरी नॉवल। तो इन्होंने उनको तो ये बहुत मानते थे और तो उनको ये फॉलो कर रहे थे अपने नॉवेल्स में। दैट इज़ वाई लेटर राइटिंग उस टाइम पे चल रहा था जो कि बहुत फेमस था, तो इन्होंने इनके आपको नॉवेल्स में वो देखने को मिल जाएगा। डांसिंग जब आप देखते हो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में वो कहाँ मिलते हैं, तो वो एक डांसिंग हॉल ही होता है जहाँ पर वो सब पार्टी कर रहे होते हैं, तो वहीं पर वो सब मिलते हैं, है ना।
जेन एंड मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ, ये सब। सो ये है पॉइंट यहाँ पर डांसिंग का। ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन मतलब जैसे आप बेनेट फैमिली को भी देखेंगे, आपने पिक्चर अगर देखी होगी तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या है कि वो जो है रूम के अंदर में अपने बात कर रहे हैं, तो घर के अंदर डोमेस्टिक लाइफ कैसे चल रही थी ये भी दिखाने की इनके नॉवेल्स में कोशिश की गई है। बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि बैकग्राउंड सिर्फ करे जा रहे हैं तो बैकग्राउंड समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोट डाउन पे नोट कर सकते हो कि हाँ ये बाय अ लेडी से ऐसे करा था, फर्स्ट नॉवेल जो पब्लिश करा है, सेकंड नॉवेल बाय द राइटर ऑफ दी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ऐसे करके इन्होंने पब्लिश किया है। रिचर्डसन का इनके ऊपर प्रभाव रहा है एपिस्टोलरी नॉवल का, तो ये आप पॉइंट लिखोगे। शी बिलोंग्स टू रोमांटिक एरा, कॉमेडी जॉनरा पे इन्होंने लिखने की कोशिश की है। ये सभी पॉइंट्स आप अपने नोट डाउन पे नोट कर सकते हो, नोटबुक में नोट कर सकते हो। सो प्राइज एंड प्रेजुडाइज जो है वेरी जो है फेमस जो इनका वर्क है, इसको डिटेल में करेंगे हम, ठीक है। ओके, सो बेनेट मैंने आपको बताया, एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सीज रोमांस। सबसे पहले इसके आप कैरेक्टर करेंगे, ठीक है। इसके कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले जो यहाँ पे लिखा है हम उसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समरी बताने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। Elizabeth finds Darcy proud and arrogant after he snubs her at a ball. He sees her as beneath his social status, a disastrous beginning for literature's greatest love story. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपने। आप कुछ नोट्स बनाएंगे मेरे साथ में यहाँ पर। तो इनका जो फर्स्ट नॉवेल है वो कौन सा है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये आपको पता ही होगा, ये आई एम श्योर आपको पता होगा। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये तो हो गया एक पॉइंट। सेकंड इनका यही वाला नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ठीक है। थर्ड नॉवल इनका कौन सा है? आप जगह छोड़ते जाइएगा, आप चार्ट बनाएंगे इस तरह से ना, आप चार्ट बनाइएगा कि जैसे यहाँ पर आपने ईयर लिख लिए, यहाँ पे आपने नॉवेल का नाम लिख लिया, यहाँ पे पब्लिशिंग नेम लिख लिया, यहाँ पे आपने कैरेक्टर लिख लिए। इस तरह से आप नोट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे, आप खुद भी नोट बना सकते हो। तो मेरे तो नोट्स ऐसे, फिर आप उसके नीचे निमोनिक लिख लेंगे और अब फिर उसके नीचे आप इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख लेंगे। तो इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है लास्ट टाइम रिविजन में बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप खुद समझदार हैं। तो थर्ड इनका जो नॉवेल रहेगा दैट इज़ मैन्सफील्ड पार्क, ठीक है। मैन्सफील्ड पार्क एक जगह का नाम है, मैन्सफील्ड पार्क, ये आप लिखोगे, ठीक है। फोर्थ इनका जो वर्क है दैट इज़ एमा, वेरी फेमस, विटी, क्लेवर, वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल यू कैन से। और सिक्स्थ जो इनका नॉवेल रहेगा दैट इज़ परसुएशन इज़ एक गॉथिक नॉवेल भी आप इसको बोल सकते हो। आप इसको सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। और परसुएशन के बाद में आप लिख लोगे एक नॉर्थिंगटन एबे, ठीक है। इसको रेस कर देते हैं हम, लिख लीजिए नॉर्थिंगटन एबे, नॉर्थ लिख के INGTON एबे, EBBY। अब इनके आप ईयर लिखेंगे, ठीक है। आपके नोट्स बन रहे हैं ना, आप आई होप आप नोट्स बना रहे हो, ओके। नोट्स बनाइएगा साथ में। सो इनके ईयर लिख लीजिए। अब आप अपने चार्ट बना लिया होगा आई होप। सेंस एंड सेंसिबिलिटी का ईयर लिखिए आप 1811, प्राइज एंड प्रेजुडाइज का आप ईयर लिखिए 1813, मैन्सफील्ड पार्क का लिखिए 1814, एमा का लिखिए ईयर 1815, परसुएशन और नॉर्थिंगटन एबे जो हैं दोनों साथ में पब्लिश हुए हैं दैट इज़ 1817, और इनकी डेथ इससे पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। तो आप वो लिखोगे कि ये पोस्ट ह्यूमस हैं, ठीक है। ये जो दो लास्ट नॉवल रहेंगे दैट इज़ पोस्ट ह्यूमस नॉवल। आई होप आपने जो है नोट्स बना लिए हैं।
अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ। ईयर्स को देखिए याद करने का तरीका क्या है। जब आप इसको लाइन से लिख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा सबसे पहला नॉवल 1811 में आया। दैट मीन्स 11 का आपको पक्के से याद रखना है, ये आपको नहीं भूलना है। और उसके ही जस्ट 2 ईयर्स आफ्टर प्राइड एंड प्रेजुडिस आया। उसके बिल्कुल अगले साल में 14 में मैन्सफील्ड पार्क आया। अगले साल में एमा आया। एक साल फिर पहले 2 साल का गैप था सबसे पहले वर्क में, लेकिन अब 15 के बाद में 1 साल का गैप है और अगले 2 नॉवल जो हैं वो 17 में आएंगी। उसी चार्ट में आप ये 6 इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से भी सबसे जो पहले 4 हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अब आप इसके 2 और नॉवल बचे हैं, वो भी आप लिखोगे। दैट इज़ वॉटसन एंड सैंडिशन। दैट इज़ वॉटसन एंड सैंडिशन, ठीक है। आप जगह छोड़ दीजिएगा, 4-5 और भी हैं इनके, बाय अ प्योर लेडी ऐसे करके, तो वो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो फॉर द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स गैंडसन। ये जो है रिचर्डसन से इन्होंने कॉपी किया था, तो वहाँ पर भी आप जो है देख सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल माइनर वर्क हैं। वॉटसन से शुरू हो गया माइनर वर्क, सैंडिशन, वॉटसन, बाय अ प्योर लेडी, द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ग्रैंडसन, ये सब जो हैं इनके माइनर वर्क हैं। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि आपने देखा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो 1813 में आया। इसका फर्स्ट जो नेम था वो आप नोट करेंगे, फर्स्ट इम्प्रेशन इनका। इन्होंने फर्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसको सबसे पहले पिकअप कर रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इन्होंने इसको नाम दिया। 1813 का ये वर्क है, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे कि इनकी जो है ये बेनेट फैमिली से हैं और इनके जो है 5 जो है इसमें बहनें हैं, 5 बहनें हैं, ठीक है। तो आप उनके नेम जो है, एलिजाबेथ जो है सबसे बड़ी सिस्टर है, एलिजाबेथ सबसे बड़ी सिस्टर है। फिर जेन है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। एलिजाबेथ जो है ये फर्स्ट जो है इसकी बड़ी सिस्टर है। लेकिन इसके पहले हम देखिए यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि यही इसका पहला टाइटल था। एलिजाबेथ जो है इनकी माँ जो है इनके लिए ग्रूम ढूंढ रही है अपनी 5 सिस्टर के लिए, और इसको खबर मिलती है कि इनके नेबर्स में जो हैं बहुत ही रिच फैमिली एक आए हैं और उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। तो ये अपनी 5 बेटियों को लेकर वहाँ पर मिसेस बेनेट जो हैं वहाँ पर चली जाती हैं। वहाँ पर एलिजाबेथ मिलती है मिस्टर डार्सी से, और जो मिस्टर डार्सी है वो उसको पहली बार में अच्छा लगता है, तो वो मतलब उसको लेकिन उसके बाद में वो उसका बिहेवियर जब देखती है तो उसको पता चलता है कि ये बहुत ही प्राउड है, बहुत ही एरोगेंट है। मतलब उसकी ये अपनी अजम्पशन है, ऐसा वो है नहीं, बट उसने अजम्पशन लगाई कि ये ऐसा होगा शायद, है ना। बॉल जो आपको देखा था ना ऊपर की फंक्शंस जो होते हैं, ये वही बॉल इज़ जहाँ पर आप डांस एंड ऑल करते हो ना, वो पार्टी टाइप बड़े लोगों की। He sees her as beneath his social status, a disastrous beginning for literature's greatest love story. ये one of the greatest love story of the literature it is known as, and यहाँ पर beginning जो है यहाँ से बहुत disaster start होती है। Gradual understanding मतलब अब धीरे धीरे वो जो है they are trying to know each other, and they are getting attracted toward each other in the when the story grows. So through Darcy letter explaining his action and Elizabeth visit to his estate, both characters confront their misconception and begin to see each other's true nature. इसमें इसकी बहन जो है वो भाग जाती है मिस्टर विकहम के साथ, सो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एलिजाबेथ को। लेकिन डार्सी जो है वो उसको लेटर लिख के एक्सप्लेन करता है सब कुछ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऑल्दो मैंने आपकी बहन की हेल्प ही की, वो हेल्प करता है ना, तो वो बताता है कि हेल्प ज़रूर की है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मेरा कोई भी हाथ नहीं था उसको भगाने में एंड ऑल। सो यहाँ से वो थोड़ा सा इनका मिसकंसेप्शन दूर होती हैं। ट्रू लव स्टोरी, अब ये व्हेन एलिजाबेथ रियलाइज, जब उसको पता चलता है कि डार्सी जो है अच्छा बंदा है, गुड बंदा है, तो वो क्या करती है, वो विट एंड इंटेलिजेंस उसकी अब वो जो है वो पर्दा हट चुका है और वो जो है अब हैप्पी हैं टुगेदर। उनकी मैरिज भी होती है लास्ट में। जेन जो है इनकी बड़ी सिस्टर है और एलिजाबेथ जो है सेकंड सिस्टर है। लिडिया है यहाँ पर जो इनकी एक और सिस्टर है जो, ठीक है। सो प्राइड एंड प्रेजुडाइज टू, यहाँ पे प्राइड कौन है, प्रेजुडाइज जो है यहाँ पर वो एलिजाबेथ है, प्राइड
जो है डार्सी को दिखाया गया है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो इनका पहला नॉवल है 1811 में आया था। इसमें आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है डैशवुड फैमिली है, वहाँ पर मिस्टर बेनेट फैमिली थी, मिस्टर डार्सी फैमिली थी, यहाँ पर जो है डैशवुड जो है सिस्टर्स हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे और मैं आपको जेन ऑस्टन का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस पे एक शॉर्ट क्लिप बना के यहाँ पे डालूंगी, जिसमें आपको सभी कुछ कैरेक्टर्स एंड ऑल सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए होंगे। वो छोटी सी वीडियो होगी। यहाँ पर एलिनोर डैशवुड आपको यहाँ पे मेनली है सेंस सेंसिबिलिटी, एलिनोर डैशवुड है, मैरियन डैशवुड है, ठीक है। मिस्टर एंड मिस्टर डैशवुड की दो बेटियाँ हैं, एलिनोर एंड मैरियन। एलिनोर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेंस को। मैरियन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेंसिबिलिटी को। एलिनोर जो है बड़ी सिस्टर है, बड़ी बेटी है, और रीज़न को ये मतलब दिमाग से सोचती है सब कुछ। एंड डिस्टेंस शी सफ़र साइलेंटली व्हेन एडवर्ड फेरर्स, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है कि एडवर्ड फेरर्स जो है वो एलिनोर के साथ में है। आप इसका हुक क्रुक बना के याद कर सकते हो, जैसे ई के बाद में ई आ रहा है, एडवर्ड हो गया। अगर आप फेरर्स को भी याद करना चाहते हो, ई के बाद में एफ आता है, तो इस तरह से आप कुछ अपना लगा सकते हो दिमाग। लॉस टू हर डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्रेस अंडर प्रेशर एंड इमोशनल मैच्योरिटी। मरियन जो है यहाँ पे सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो पैशनेट है, रोमांटिक है, वो अपने दिल को फॉलो करती है। ड्रामेटिक कॉरशिप विद विली वो टीच हर एंड रीडर्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड इमोशंस, कि इमोशंस को आप जब नज़रअंदाज करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर वो आपको दिखाया जा रहा है। 1811 में ये नॉवेल आया। नेक्स्ट इज़ एमा। एमा बहुत ही, जो आपको मैंने बताया, विटी कैरेक्टर है। इसको लगता है कि मैं मैच मेकिंग बहुत अच्छी कराती हूँ, और इसको ये ऐसे मिसकंसेप्शन है कि मैच मेकिंग ये बहुत अच्छी करा सकती हैं। द वेल मीनिंग बट मिसगाइडेड मैच मेकर। सो यहाँ पर क्या है आप देखोगे, मैच मेकिंग स्कीम। एमा वुडहाउस इसका पूरा नाम है, believes herself an expert at arranging romances, attempting to pair her friend Harriet with various unsuitable men. So इसकी फ्रेंड है हैरियट, उसको जो ये है मिसगाइड करके इसकी शादी कहीं और कराने को, फिक्स करने को मतलब ऐसे इसको लग रहा है कि मैं करवा दूंगी अच्छी से मिक्स, ठीक है। और फिर इसमें जो है ट्रू पार्टनरशिप, शी फाइंड्स हैप्पीनेस विद मिस्टर नाइटली। इसकी शादी जो है मिस्टर नाइटली के साथ में होती है, और हु हैज़ लव्ड हर थ्रू आउट एंड हेल्प्ड हर ग्रू इनटू अ बेटर पर्सन, जो इसको बेटर पर्सन बनने में भी हेल्प करता है। मिस रीडिंग सिग्नल्स, हर कॉन्फिडेंस ब्लाइंड्स हर टू रियलिटी। तो इसको अपना इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, इसको रियलिटी का पता ही नहीं चल पा रहा है। शी मिस इंटरप्रेट मिस्टर एल्टन, यहाँ मिस्टर आप कैरेक्टर देख रहे हो ना, हैरियट नाइटली एल्टन, एल्टन्स इंटरेस्ट एंड फेल्स टू सी हर ओन फीलिंग फॉर मिस्टर नाइटली। तो ये एल्टन के पीछे ही मतलब इतना भाग रही है कि वो नाइटली, जो इसकी फीलिंग है नाइटली की, उसको फील ही नहीं कर पा रही है। सेल्फ डिस्कवरी एट द एंड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन इन द नॉवेल। सो सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पे हुई है। थ्रू हर मिस्टेक एमा लर्न्स ह्यूमिलिटी एंड गेन्स जेन्युइन इंसाइट इनटू बोथ अदर्स हार्ट एंड हर ओन। तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है एंड में, तो यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट परसुएशन। परसुएशन जो मैंने आपको बताया था 1817 का ये नॉवेल है। सेकेंड चांसेस एंड ट्रू लव, यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट कैप्टन वेंटवर्थ आपको याद रखना है। यहाँ पे लॉस्ट लव, एन एलियट जो है यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, और कैप्टन वेंटवर्थ, ये दो कैरेक्टर हैं यहाँ पर। ये एन जो है अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक कर देती है कैप्टन वेंटवर्थ के साथ में 8 years अर्लियर ड्यू टू हिज लैक ऑफ फॉर्च्यून एंड अनसर्टन प्रोस्पेक्टस। तो उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो उसको डिनाई कर देती है, अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। फिर उसकी वापसी होती है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होती है। वेंटवर्थ रिटर्न्स एज ए वेल्दी सक्सेसफुल नेवल कैप्टन, ठीक है। वेंटवर्थ आता है फिर से, वो गाना है ना मैं लौट के आऊँगा, तो वो लौट के आता है और बहुत ही इस बार सक्सेसफुल होता है, ठीक है। एंड सीमिंगली इंटरेस्टेड इन अदर वुमेन्स वाइल रिटर्निंग ट्रीटिंग एन विद कूल पोलाइटनेस। तो एन को वो पोलाइट जो है, फिर भी उसका नेचर पोलाइट ही रहता है उसकी तरफ। रिन्यूड अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग फिर से बनती है और दोनों को अपनी जो फीलिंग्स का एहसास होता है, ठीक है। मैच्योर लव, अब लेकिन जो अब इनका लव है वो मैच्योर है, देयर यूनियन एंड डीपर। तो अब इनका जो प्यार है वो अब ऐसा प्यार है जो कभी नहीं ख़त्म होगा, लाइक दैट।
अच्छा, अब इनकी थीम्स कौन सी हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता था तो वो आपको ऐसे दे सकते हैं कि 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए और थीम इसमें से बताओ कौन सी नहीं है। तो लव मैरिज आपको हर नॉवेल में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जैसे आपने देखा एन एल्टन थी और कैप्टन वेंटवर्थ थी, यहाँ भी मैरिज का कॉन्सेप्ट, लव का कॉन्सेप्ट है। एलिजाबेथ और डार्सी देख लीजिए आप, चाहे सेंस एंड सेंसिबिलिटी में आप मैरियन एलिनोर और फेरर का देख लीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा। यस, क्लास आपको देखने को मिलती है विमेंस एजेंसी, वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं ये अपने नॉवेल्स में, ये मेन पॉइंट है। सोशल कॉमेडी, यस कॉमेडी भी दिखाते हैं, पर्सनल ग्रोथ भी होती है कैरेक्टर्स की, और मॉरल इंटेग्रिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, तो ये तो था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा जो है और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप लिख सकती हो, ठीक है। जो एमा है ना, एमा नॉवल था हमने पढ़ा, वो इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी बोलते, क्योंकि जेन ऑस्टन ऐसे मानते थे कि जो एमा जो नॉवल है, ठीक है, हम उसी पे चलते हैं, तो ये ऐसा मानते थे कि ये बिल्कुल उनके कैरेक्टर से मैच करता है, उनको लगता था कि ये मैं ही हूँ, ये एमा जो है ना ये मैं ही हूँ, उनको लगता था। वो कहते हैं कि यही रिफ्लेक्शन है मेरी लाइफ की, ठीक है। और आप देखोगे कि जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी में आपको मैंने जो है एलिनोर और मरियन बताया था, ये एपिस्टलरी नॉवल है एक तरह से, ठीक है, एपिस्टलरी नॉवल है। एपिस्टलरी नॉवल के फादर कौन थे मैंने बताया आपको, रिचर्डसन, ठीक है। एक इनका और नॉवल था लव एंड फ्रेंडशिप, जो कि कॉमेडी था, जो कि कभी पब्लिश ही नहीं हुआ, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस हमने पढ़ लिया, उसका पहला नाम था फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, प्राइड एंड प्रेजुडिस में आपको एक और कैरेक्टर देखने मिलता है, आप इसके कैरेक्टर लेकिन हम करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में आपको बनाऊंगी, लेडी कैथरीन दी बो, अभी आप लिख सकते हो, जो कि आंटी हैं डार्सी की, जो कि चाहती हैं कि उनकी लड़की की शादी डार्सी के साथ में हो जाए, तो वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में पैदा करती हैं, ठीक है। मैंसफील्ड पार्क में मैंने आपको बताया, मैंसफील्ड जो है एक प्लेस का नाम है, और इसमें जो है आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, आपको इसमें जो स्लेवरी है वो कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाता है। उसका मेन कैरेक्टर है फैनी प्राइस, मेन कैरेक्टर फैनी प्राइस, उसकी शादी किसके साथ होती है, एडवर्ड के साथ में। उसके कैरेक्टर भी आपको एक बार देखने ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, इसमें करप्शन एक्सप्लॉयटेशन ये सब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें एक आपको नेवल ऑफिसर भी देखने को मिलता है एक, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थेंगर एबी मैंने आपको बताया था अभी कि ये गॉथिक नॉवल भी है, और आपको इसमें डार्कनेस पोस्ट ह्यूमस ये पब्लिश हुआ है, तो आपको इसमें ये सब देखने को मिलता है। परसुएशन आपको मैंने बताया, द एलियट्स है इसमें, ठीक है। और इनके अनफिनिश्ड वर्क जो हमने डिस्कस किए थे पहले, वाटसन और सैंडिशन, ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखने हैं आपको थोड़ा सा, और सॉरी, तो आपको जो है इम्पॉर्टेंट सभी बातें जो हैं कवर करवा दी गई हैं। फिर भी आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपके साथ में और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है साझी की जाएगी, और जो नॉवेल है इम्पॉर्टेंट वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको पूरा इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी। और कमेंट करके आप बता भी सकते हो कि आपको क्या और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।